मेरी सास नाबीना थी, उन्हें बहुत कम दिखाई देता था। मैं उनकी खिदमत कर कर के थक चुकी थी। वो बहुत मगरूर भी थी, मुझसे सारा दिन काम करवाती रहती। मेरी सास ना मरती थी और ना ही मेरी जान छोड़ती थी। इसलिए एक दिन शोहर से कह दिया कि तुम्हें इस घर में मुझे रखना होगा या अपनी माँ को। मेरा शोहर उसी दिन अपनी माँ का सामान बांध कर उसे कहीं बहुत दूर छोड़ाया। अब मेरी जिंदगी में सुकून ही सुकून हो गया था। मैं बहुत खुश थी, मगर हर रात अचानक मेरी शोहर की तबीयत खराब हो जाती। उसे खून की उल्टी आती, आंखें लाल हो जाती, वो चीखें मारने लगता। मैं उसे डॉक्टर के पास चलने का कहती तो वो इनकार कर देता, कहता मेरा इलाज डॉक्टर के पास नहीं है। एक रात शोहर ने मुझे एक एड्रेस लिख कर दिया और कहा कि मेरे मर्ज की दवा तुम्हें सिर्फ यहीं से मिलेगी। मैं भागती हुई वहां गई, मगर आगे का मंजर देखकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि वहां तो मेरा नाम आफिया है। मैंने अपनी जिंदगी में एक बात बहुत अच्छे से जान ली थी कि रिश्ते एहसास के होते हैं, चाहे अपने हों या पराए। अगर एहसास ना हो तो वो रिश्ता अपनी अहमियत खो देता है। अब्बा और फुप्पी दो ही बहन भाई थे। जब एक दिन अब्बा ने फोन पर फुप्पो से जिक्र किया कि कारोबार में मुझे एक ऐसा भरोसे वाला आदमी चाहिए जो हिसाब किताब देख सके, मैं अकेले काम को संभाल नहीं सकता, बस इसीलिए कुछ परेशान रहता हूँ। तब फुप्पो ने अब्बा से कहा कि भाई साहब, मेरे शोहर की जॉब खत्म हो गई है, आप उसे अपने साथ कारोबार में रख लें, वो अच्छे से इस काम को जानते हैं। फुप्पो की बात सुनकर अब्बा मुस्कुराए और कहा कि तुमने तो मेरी मुश्किल ही आसान कर दी। उसके बाद अब्बा ने फुप्पो के कहने पर फुप्पा को कारोबार के हिसाब किताब के लिए रख लिया था। कारोबार में कितनी बचत होती और कितना नुकसान होता, सब फुफ्फा जी देखते थे। अब्बा कहते थे कि मेरी बहन ने मेरा बोझ बांट लिया है, मैं किसी और पर इस मामले पर एतबार नहीं कर सकता था। चलो अब इस काम से तो बेफिक्र रहूंगा। फुप्पो से शादी से पहले फुफ्फा एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थे। जब उनकी शादी फुप्पो से हुई तो उसके 6 माह बाद ही फुफ्फा ने ये कहकर स्कूल की नौकरी छोड़ दी कि तुम्हारे भाई के होते हुए मैं नौकरी क्यों करूं, इस नौकरी से कौन सा लाखों रुपए आ रहे हैं। फुप्पो ने बजाय उनको समझाने के उल्टा उनकी इस बात पर साथ दिया। अल्लाह ताला के फजल से अब्बा का कारोबार अच्छा चल रहा था और अब्बा अम्मा से कहते कि ये सब मेरी बहन के नसीब से है, क्योंकि अब्बा फुप्पो से बहुत मोहब्बत करते थे। वो अब्बा की इकलौती बहन थी। यूं ही वक्त तेजी से गुजरता रहा। फुप्पो ने अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाने के लिए अब्बा से कहकर अपने बच्चों को बैरून मुल्क भेज दिया था। अब्बा ने भी बहन की खुशी की खातिर उनकी बात मान ली। फुप्पो की एक बेटी और बेटा था। जब से फुप्पो ने अपनी औलाद को बैरून मुल्क भेजा था, तब से फुप्पो अपने शोहर के साथ हमारे यहाँ रहने आ गई थी। अब्बा ने फुप्पो से कहा कि तुमने यहाँ आने का फैसला करके बहुत अच्छा किया है। अब्बा उनके आने से बहुत खुश थे। मैंने जब से होश संभाला था, अम्मा को बिल्कुल खामोश देखा था। अम्मा अब्बा और फुप्पो के किसी मामले में दखल अंदाजी नहीं करती थी। हम 3 बहन भाई थे और अब्बा अपनी बहन की मोहब्बत में ये बात भूल चुके थे कि उनकी अपनी औलाद भी है। एक दिन मैंने अब्बा से कहा कि मुझे इस शहर के फलां कॉलेज में दाखिला लेना है। फुप्पी भी अब्बा के पास बैठी थी। इससे पहले कि अब्बा कुछ कहते, अचानक फुप्पो ने मुझे कहा कि बेटियां अपनी बात मनवाने के लिए इस तरह जिद नहीं करती, तुम जाओ, इस बारे में मैं खुद भाई साहब से बात करूंगी। मुझे फुप्पो का इस अंदाज में बात करना अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि फुप्पो खुद तो अब्बा से हर बात मनवा रही थी। अब जबकि मैंने बात की तो फुप्पो के चेहरे पर नागवारी के आसार थे। मुझे इस बात का शिद्दत से इंतजार था कि अब्बा मुझे बेहतरीन कॉलेज में दाखिला दिलवाएंगे। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। अब्बा काम की वजह से मसरूफ थे, उनसे बात करने का मौका नहीं मिल रहा था। फिर मैंने सोचा कि फुप्पो से पूछती हूँ। उस दिन उन्होंने कहा था कि वो खुद बात करेंगी। जब मैं फुप्पो के कमरे में गई तो फोन पर अपनी बेटी से बात कर रही थी। मैं दरवाजे पर ही रुक गई। उन्होंने मुझे देखा नहीं था। फुप्पो फोन पर कह रही थी कि तुम्हें जब भी पैसों की जरूरत हो तो उसी वक्त अपने मामू को कॉल करके बता दिया करो। डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस घर और कारोबार में तुम्हारी माँ बराबर की हिस्सेदार है। तुम जानती हो कि तुम्हारे मामू को मैंने कैसे अपनी मुट्ठी में किया है। भाई साहब आंखें बंद करके मुझ पर एतबार करते हैं। वो वही करेंगे जो मैं कहूँगी। तुम मेरी औलाद हो और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे भाई की औलाद से भी आगे जाओ, तरक्की करो और नाम बनाओ।
फुप्पो की बातें सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। उनके दिल में हमारे लिए मुनाफकत थी और अब्बा वो कैसे अपनी बहन पर जान निछावर किया करते थे। रिश्तों में इतना अंधा एतबार मेरे अब्बा को ना जाने कहाँ ले जाएगा। मैं यही सोचती रही कि फुप्पो अब्बा के सामने कैसे अच्छी बनी होती हैं। अब्बा तो ये सोच भी नहीं सकते थे कि उनकी अपनी बहन सिर्फ अपने मफाद के लिए उनसे जुड़ी हुई है। मैं बहुत परेशान थी क्योंकि फुप्पो दोनों हाथों से अब्बा का पैसा पानी की तरह बहा रही थी और इस बारे में अब्बा से कोई भी बात करना मेरे लिए नामुमकिन था क्योंकि अब्बा कभी भी मेरी किसी बात का यकीन नहीं करेंगे। वो शुरू ही से फुप्पो का बहुत ख्याल रखा करते थे। उनकी हर अच्छी बुरी बात बिना सोचे समझे मान लिया करते थे। इतनी इज्जत तो अब्बा ने कभी अम्मा को भी नहीं दी थी। यही वजह थी कि अम्मा खामोश रहती, उनकी खिदमत करती। एक दिन मैंने अम्मा से कहा कि आपका इस तरह खामोश रहना ये हमारे लिए इस घर में रहना मुश्किल ना कर दे। फुप्पो अपनी हर बात अब्बा से मनवा सकती हैं, तो फिर आप क्यों नहीं मनवा सकती? अम्मा ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कि अम्मा, मैं आपसे बात कर रही हूँ। अम्मा ने मेरी तरफ देखा और कहा कि तुम क्या चाहती हो, मैं इस घर से बाहर चली जाऊं? तुम्हारा बाप मुझे तलाक दे दे। मैंने कहा कि आप ये क्या कह रही हैं, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? अम्मा ने कहा कि तुम्हारे अब्बा के दिल में जो मकाम और इज्जत तुम्हारी फुप्पो की है वो कभी भी मेरी नहीं हो सकती। मैं कुछ नहीं कर सकती। इस घर में मेरा मकाम एक मुलाजमा से बढ़कर कुछ नहीं है। इस बात की याद दहानी तुम्हारे बाप ने बहुत साल पहले ही करवा दी थी। मेरी माँ की आंखों में आंसू थे। मैंने कहा कि लेकिन क्यों, ये घर तो आपका है, आप इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं? मैं कुछ भी समझ नहीं पाई थी। मुझे बताएं कि ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से आप इस तरह खामोश रहती हैं? अब्बा की तल्ख बातों को भी हंसकर बर्दाश्त करती हैं। अम्मा कुछ देर चुप रही और फिर कहा कि जब मेरी तुम्हारे अब्बा से शादी हुई तब हमारी फुप्पो भी जवान थी और फिर तुम्हारी दादी ने मरते वक्त तुम्हारे अब्बा से वादा लिया था कि वो किसी सूरत अपनी बहन को तन्हा नहीं छोड़ेंगे और तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारी दादी के इस हुक्म को बहुत ही ईमानदारी से निभाया। मगर जब मैं इस घर में आई तो तुम्हारे अब्बा मेरा ख्याल रखते, मुझे इज्जत देते, तो तब तुम्हारी फुप्पो से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था क्योंकि वो शुरू से ही बहुत लाडली रही थी। जबकि तुम्हारे अब्बा ने हमेशा से तुम्हारी फुप्पो को सबसे आगे रखा था, मगर फिर भी ये सब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ था। उस दिन से तुम्हारी फुप्पो ने मेरे और तुम्हारे अब्बा के दरमियान दूरियां डालना शुरू कर दी। अल्लाह जानता है कि मैंने उसे बिल्कुल अपनी बहन बनाकर रखा हुआ था। यहाँ तक कि खाना वगैरह भी खुद उसे उसके कमरे में देकर आती थी। एक दिन जब तुम्हारे अब्बा काम से वापस घर आए तो तुम्हारी फुप्पो को चाय देकर उसके कमरे से निकल रही थी। भाई को देखकर तुम्हारी फुप्पो ने चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं उसी वक्त वापस उसके कमरे में गई। तुम्हारे अब्बा भी भागते हुए उसके कमरे में आ गए। तुम्हारे अब्बा ने परेशान होते हुए पूछा कि क्या हुआ है। तब तुम्हारी फुप्पो ने कहा कि भाभी ने मुझ पर जानबूझकर चाय गिरा दी है और खुद कमरे से भाग आई है। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। मैंने कहा कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? जब मैं तुम्हारे कमरे में आई तुमने कहा कि चाय टेबल पर रखकर चली जाए, मगर तुम्हारी फुप्पो ने जानकर अपने हाथ पर चाय गिरा दी और फिर वही हाथ आगे करके रोना धोना शुरू कर दिया और तुम्हारे अब्बा से कहा कि देख ले भाई, आपके सामने ही आपकी बीवी मुझे झूठी कह रही है। आप खुद ही सोचें कि मैं जानबूझकर अपने आप पर चाय क्यों गिरा दूंगी। और उसी वक्त तुम्हारे अब्बा ने मुझे गुस्से से देखते हुए कहा कि ये बात अच्छी तरह जहन नशीन कर लो कि इस घर में जो मकाम मेरी बहन का है वो किसी और का नहीं हो सकता। आज के बाद मुझे इस तरह की कोई भी बात नजर ना आए, वरना मैं उसी वक्त तुम्हें तलाक देकर घर से निकाल दूंगा। मेरी एक ही बहन है और मेरी माँ की आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं उनके जाने के बाद इसका हर तरह से ख्याल रखूं। इसलिए तुम भी ये बात अपने दिमाग में बिठा लो कि तुम्हारी मेरे दिल में इज्जत तभी होगी जब तुम मेरी बहन के साथ इज्जत से पेश आओगी। फिर अम्मा ने कहा कि उस दिन के बाद रोज तुम्हारी फुप्पो कुछ न कुछ ऐसा कर देती जिससे मेरे और तुम्हारे अब्बा के दरमियान लड़ाई हो जाती और नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि तुम्हारे अब्बा ने मुझे कहा कि आज से इस घर में तुम्हारी औकात मुलाजमत से ज्यादा नहीं, तुम मुझसे कोई भी बात करने या पूछने का हक खो चुकी हो। मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हारे अब्बा मेरी बात सुने, मुझे समझे। जो कुछ उन्हें दिखाया गया है वो सब झूठ था।
तुम्हारे फुप्पो ने मुझसे शोहर की मोहब्बत तक छीन ली। मैं कब की यहाँ से चली गई होती अगर मुझे मेरे बच्चों का ख्याल ना होता। मैं सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारे भाई की वजह से अब तक ये सब ज्यादतियां बर्दाश्त करती आ रही हूँ। अम्मा रो रही थी। उस वक्त मुझे पता चला कि किस तरह फुप्पो अपने मकसद में कामयाब हुई थी। लेकिन काश जिस तरह अब्बू फुफ्फा से मुखलिस थे, इस तरह फुप्पो भी अब्बा के लिए दिल से मुखलिस होती। लेकिन फुप्पो तो अपने मकसद के लिए सब कुछ करती आ रही थी। उनके दिल में उस भाई के लिए भी कोई जगह नहीं थी जिसने अपनी औलाद और बीवी पर कभी ध्यान ही नहीं दिया था। सिर्फ अपनी बहन और उसकी औलाद को मोहब्बत थी। मेरी माँ को उस जुर्म की सजा मिली जो उन्होंने किए ही नहीं थे। ऐसा क्यों होता है? जिन रिश्तों को हम खुद से ज्यादा चाहते हैं, उन्हें इज्जत देते हैं, वही रिश्ते हमें बेवकूफ बनाकर धोखा दे जाते हैं। सगे भाई होने के बावजूद इस तरह का लालच और अना क्यों रिश्तों में जन्म ले लेता है, जो अपने खून के रिश्तों को कभी डसने से बाज नहीं आते। रात को अब्बा घर आए तो मैंने कहा कि अब्बा, मैंने आपसे कॉलेज में दाखिले की बात की थी, आपने कुछ बताया नहीं। अब्बा का रवैया एकदम से मेरे साथ बदल गया। वो शायद किसी परेशानी में थे। मुझे कहने लगे, तुमने कब की थी? मुझे तो कुछ याद नहीं है। क्या मैं तुम लोगों की तरह फारिग हूँ? 100 काम है जिनको देखना होता है। तुम सब तो बैठकर खाते हो। तुम्हें इस बात का क्या लेना देना कि सारा खर्च कैसे चल रहा है और कैसे नहीं? मैंने कहा कि अब्बा, मैं आपसे हिसाब करने नहीं आई, मैं सिर्फ आपसे अपने एडमिशन का पूछने आई हूँ। अब्बा ने कहा कि जहाँ दाखिला लेना है ले लो, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। अब्बा कैसे बेगानों की तरह बात कर रहे थे। क्या एक बाप बेटी का रिश्ता बस यही होता है? अब्बा ने मेरी तरफ देखा और कहा, अब क्या हुआ है? इस तरह क्यों मुझे देख रही हो? मैं थका हुआ हूँ, अब मुझे आराम करना है। मैंने कहा कि अब आप आराम करें, मैं जाती हूँ। मैं वहाँ से अम्मा के कमरे में आ गई। भाई भी बैठे थे। मुझे इस तरह देखकर भाई ने कहा कि तुम्हें क्या हुआ है? ऐसा लगता है कि किसी ने तुम्हें डांटा है। मैंने कहा कि भाई, अब्बा कब ठीक होंगे? कब हमारे साथ नरमी से बात करेंगे? भाई ने कहा कि तुम इन बातों को दिल पर मत लिया करो, मैं और अम्मा है ना तुम्हारे साथ। उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई में मसरूफ हो गई। जब एक दिन फुप्पो मेरे पास आई और कहा कि बहुत मेहनत कर रही हो, अच्छी बात है, लेकिन मेरे ख्याल में तुम्हारी इस कदर मेहनत का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मेरी बेटी जिस मुल्क में पढ़ रही है उसकी अहमियत तुम्हारे इस महंगे कॉलेज से कहीं ज्यादा है। मैंने फिर भी फुप्पो की बात का कोई जवाब नहीं दिया तो फुप्पो ने गुस्से में आकर मेरे हाथ से किताब छीन ली और कहा कि बहुत अकड़ आ गई है। मैं कब से यहाँ खड़ी बात कर रही हूँ, लेकिन तुम मुझे मुसलसल इग्नोर कर रही हो। मैंने कहा कि फुप्पो, आपकी तो आदत है जबरदस्ती अपनी जगह बनाने की और इज्जत करवाने की, मगर याद रखें, सच हो या झूठ कभी छुपता नहीं है, एक ना एक दिन सबके सामने आकर ही रहता है। मेरी बात सुनकर फुप्पो के माथे पर मजीद बल पड़ गए। फुप्पो ने कहा कि जो भी कहो, मगर मुझसे आज तक कोई जीत नहीं सका। मैंने कहा कि खुद पर इतना गरूर भी अच्छा नहीं होता। देख कर चले, कहीं आपका ये गरूर आपको महंगा ना पड़ जाए, जिससे आप मुंह के बल गिरे। फुप्पो ने कहा कि बहुत जुबान चलने लगती है, लगता है भाई साहब से कहकर तुम्हारी माँ की तरह तुम्हें भी खामोश करवाना पड़ेगा। मैंने कहा कि ये शौक भी पूरा करके देख ले। कुछ दिन बाद फुप्पो अब्बा को मेरे खिलाफ भड़काने वाली थी। जब अब्बा को किसी की कॉल आई, अब्बा फोन सुनकर बहुत परेशान हो गए। फुप्पो ने उनकी परेशानी नहीं देखी और फिर से मेरी बात शुरू कर दी। अब्बा ने कहा कि इस वक्त मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, वापस आकर आपकी बात सुनता हूँ। अब्बा चले गए और फुप्पो को गुस्सा आ गया। मैं वहीं बैठी गुस्से से अम्मा को आवाजें देने लगी। मैंने अम्मा को रोक लिया और कहा कि आप फुप्पो की बात नहीं सुनेंगी। अब वक्त आने वाला है जब इनको इनके किए की सजा मिलेगी। अचानक से अब्बा बहुत परेशान रहने लगे थे, फुप्पो से भी कम ही मिलते। एक दिन भाई ने अब्बा से उनकी परेशानी की वजह पूछी तो अब्बा ने कहा कि कारोबार में काफी अरसे से नुकसान हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, इस तरह तो कारोबार एक दिन बंद हो जाएगा। भाई ने कहा कि अब्बा, अगर आप इजाजत दें तो मैं कारोबार को देखूं। अब्बा ने पहली बार भाई की तरफ मुस्कुराकर देखा और कहा कि जो कुछ भी है ये सब एक दिन तुम ही नहीं संभालना है। मेरी तरफ से इजाजत है, तुम जैसे चाहो करो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा।
اس کے بعد بھائی نے کاروبار کی دیکھ بھال خود ہی سنبھال لی اور پھپھو نے بہت زور دیا کہ آپ نے ایک بچے کے حوالے اتنا بڑا کاروبار کر دیا، وہ اس کاروبار کو خاک سنبھالے گا۔ پر ابا یہ کہہ کر خاموش ہو جاتے کہ میرا بیٹا جوان ہے اور اچھا ہے، اپنی ذمہ داریاں سمجھ جائے گا۔ اور پھر ایک دن بھائی نے سارے ثبوتوں کے ساتھ پھپھا کو ابا کے سامنے لے آئے۔ جو بھی نقصان ہو رہا تھا سب پھپھا کروا رہے تھے۔ ابا نے پھپھو سے کہا کہ یہ سب حقیقت میرے سامنے آ گئی ہے، اب یہی بہتر ہے کہ تم اپنے شوہر کو لے کر اپنے گھر چلی جاؤ۔ اس دن پھپھو کی شکل دیکھنے والی تھی۔ پھپھو نے اپنی اکڑ قائم رکھی اور کہا کہ ٹھیک ہے بھائی صاحب، آپ کا یہی فیصلہ ہے تو ہم چلے جاتے ہیں، مگر یاد رکھیے گا اس گھر اور کاروبار میں جو میرا حصہ ہے وہ میں نہیں چھوڑوں گی۔ ابا نے کہا کہ تمہارے حصے سے کہیں زیادہ میں تمہیں دے چکا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں نے 2 دکانیں تمہارے نام کر دی ہیں۔ پھپھو نے کہا کہ مجھے کاروبار سے بھی حصہ چاہیے۔ ابا نے کہا کہ اپنے شوہر سے پوچھو، جو اتنا سارا پیسہ اس نے کاروبار سے نکالا ہے وہ سب حصہ سمجھ کر رکھ لو اور شکر کرو کہ میں نے اسے اس دھوکے کی وجہ سے پولیس کے حوالے نہیں کیا۔ اس کے بعد پھپھو اپنے شوہر کے ساتھ چلی گئیں اور اس دفعہ ابا نے بھی انہیں نہیں روکا تھا۔ ہم سب بہت خوش تھے کیونکہ ابا کو پھپھو کی اصلیت پتہ چل چکی تھی۔ ابا نے اماں سے بھی معافی مانگ لی اور کہا کہ میں اپنی بہن کی محبت میں یہ بھول گیا کہ ہر رشتے کا ایک مقام ہوتا ہے اور اسے اس کی حد میں رکھنا چاہیے۔ ابا کے ایک قریبی دوست تھے جن سے پھپھا نے غلط فہمیاں ڈال کر ابا کو ان سے دور کر دیا تھا۔ پھپھو کے جانے کے بعد ابا ایک بار پھر اپنے اسی دوست سے ملنے گئے۔ اس دوست نے ابا سے کہا کہ میں نے تو تب سے تمہیں سچ بتانے کی کوشش کی تھی، مگر تمہارے بہنوئی نے میری بات تم تک پہنچنے نہیں دی۔ ابا نے کہا کہ جو کچھ بھی ہوا اس کے لیے میں بہت شرمندہ ہوں۔ ابا کے دوست انکل نعیم نے ابا سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہماری دوستی اور بھی گہری ہو جائے، اس لیے میں تم سے عافیہ بیٹی کا ہاتھ اپنے بیٹے کے لیے مانگتا ہوں۔ ابا بھی خوشی خوشی مان گئے اور میری شادی اپنے دوست کے بیٹے سے کر دی۔ میرے شوہر شبیر بہت اچھے تھے، میرا بہت اچھے سے خیال رکھتے تھے، میری ہر بات مانتے تھے، عزت دیتے تھے، مگر میری ساس بہت مغرور تھی، انہیں دکھائی بھی بہت کم دیتا تھا۔ میں ان کی بہت خدمت کرتی مگر انہوں نے پھپھو کی طرح میری زندگی جہنم بنا دی تھی، بلا وجہ طنز کرنے لگتی جبکہ میں ان کی دل و جان سے خدمت کرتی تھی۔ ایک دن میرے شوہر کام سے واپس گھر آئے تو ساس نے میرے شوہر سے کہا کہ کب سے آوازیں دے رہی ہوں لیکن تمہاری بیوی میری بات نہیں سنتی۔ میں نے کہا مگر میں تو ابھی آپ کو گرم دودھ دے کر گئی تھی جو ان کے پاس ٹیبل پر ہی پڑا تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ ماں جی آپ آرام کریں، پھر وہ اپنے کمرے میں آ گئے۔ میری ساس کا کسی وقت موڈ اچھا ہوتا تو میں ان کے پاس جا کر بیٹھ جاتی، لیکن جیسے ہی ان کا موڈ بدلتا وہ کہتی کہ یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہو، اپنے شوہر کے سامنے یہ بات ثابت کرنا چاہتی ہو کہ تم بہت اچھی بیوی ہو، تم کیا سمجھتی ہو کہ اس طرح میرے بیٹے کو مجھ سے چھین لو گی؟ میں نے کہا کہ آپ کو ایک دم سے کیا ہو جاتا ہے؟ مجھے ان کی ایسی حرکتوں پر بہت غصہ آتا تھا۔ ایک دن شوہر سے کہہ دیا کہ اس گھر میں رہوں گی یا آپ کی ماں۔ میرا شوہر بھی اپنی ماں سے تنگ تھا، وہ اسی رات اپنی ماں کا سارا سامان باندھ کر انہیں کہیں بہت دور چھوڑ آئے، لیکن جانے سے پہلے ساس کچھ دیر کے لیے میرے کمرے میں آئی تھی۔ میں جان نہ سکی کہ وہ ہمارے کمرے میں کیوں آئی تھی۔ خیر ساس کے جانے کے بعد میں بہت خوش تھی مگر مجھے یہ خوشی راست نہ آئی۔ روز رات کو میرے شوہر کی طبیعت خراب ہو جاتی، وہ خون کی الٹی کرتا، زور زور سے چیخنے لگتا اور جب میں ڈاکٹر کے پاس چلنے کا کہتی تو مجھے مارنے کی کوشش کرتا۔ ایک دن شوہر نے مجھے ایک ایڈریس لکھ کر دیا اور کہا کہ یہاں پر جاؤ، وہاں میری ماں ہے اور میری اس بیماری کا علاج ان کے پاس ہے۔ میں بہت حیران ہوئی اور اس پتے پر چلی گئی۔ وہ ایک اولڈ ہوم تھا۔ میں اپنی ساس سے ملی اور کہا کہ آپ کیسی ماں ہیں جو بیٹے کو سکھی نہیں دیکھنا چاہتی؟ میرا شوہر تکلیف میں ہے اور اس کی دوائی آپ کے پاس ہے، وہ مجھے دیں۔ میری ساس نے ایک تعویذ نکال کر میرے سامنے رکھ دیا اور خود رونے لگی۔ مجھے ان پر ترس آنے لگا۔ میں نے کہا کہ اس بات کا کیا مطلب ہے اور یہ تعویذ کس لیے ہے؟ تب میری ساس نے کہا کہ بچپن میں میرا بیٹا ایک مدرسے میں پڑھنے جاتا تھا، راستے میں ایک پرانا قبرستان تھا، اس کے کچھ دوستوں نے شرارت کی اور میرے بیٹے کو اکیلے شام کے بعد قبرستان بلا لیا اور خود نہیں آئے۔ اس وقت اسے وہاں ایک سایہ نظر آیا
وہ اسے دیکھ کر ڈر گیا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ اس کے بعد وہ بیمار رہنے لگا۔ ہم بہت پریشان تھے۔ اس کا بخار کسی طرح سے اتر نہیں رہا تھا، تب بھی اس کی یہی حالت ہوئی تھی۔ پھر اسے اس کے ابا ایک بزرگ کے پاس لے گئے۔ انہوں نے کہا کہ اس پر کسی شیطان جن کے اثرات ہیں۔ پھر انہوں نے ایک تعویذ دیا اور کہا کہ اسے سونے سے پہلے تکیے کے نیچے رکھ کر سونا ہے۔ پھر وہ تعویذ ہر وقت میرے بیٹے کے تکیے کے نیچے پڑا رہتا تھا اور میرا بیٹا بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ میں نے کہا کہ جب آپ جانتی تھی تو پھر آپ اس تعویذ کو کیوں لے آئیں؟ میری ساس نے کہا کہ کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس طرح تم لوگ میرے پیچھے آؤ گے اور مجھے واپس گھر لے چلو گے۔ میں نے کہا کہ ماں جی، میں نے دل سے کبھی نہیں چاہا کہ آپ یہاں اس طرح رہیں، مگر آپ ہمارے ساتھ بھی تو خوش نہیں رہتی اور مجھے میرے شوہر سے دور کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، شاید میری عمر ہی ایسی ہے، اس میں پتہ نہیں چلتا کہ کب غصہ آ جاتا ہے۔ اور میں نے بھی اپنی ساس سے معافی مانگی تھی۔ مجھے دکھ ہوا تھا کہ میں کیسے اتنی سنگ دل بن گئی جو اپنی ساس کو یہاں بھیج دیا، پر سب غصے میں ہوا تھا۔ اس کے بعد میں اپنی ساس کو اپنے گھر واپس لے آئی۔ میرے شوہر نے کہا کہ ماں جی، گھر ہی رہنا تھا تو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میری ساس نے کہا، میرا یقین کرو کہ میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتی، بس گھر واپس آنے کے لیے یہ حرکت کی تھی۔ میرے شوہر نے کہا کہ آپ میری ماں ہیں، آپ سے بڑھ کر میرے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن آپ اس بات کو بھی سمجھیں کہ یہ آپ کی بہو آپ کا اتنا خیال رکھتی ہے، اس کے باوجود آپ خوش نہ ہوں تو بتائیں ہم کیا کریں؟ میری ساس نے کہا کہ جیسے بچپن میں بچوں کی ہر غلطی پر مائیں انہیں معاف کر دیتی ہیں، ویسے ہی تم بھی مجھے میرے اس طرح کے رویے پر معاف کر دو۔ میرے شوہر نے کہا کہ آپ ایسی باتیں نہ کریں، مجھے گناہ گار مت کریں۔ اس دن کے بعد سے ہم سب بہت خوش رہنے لگے، کیونکہ میری ساس پہلے سے بہت بہتر ہو گئی تھی، ان کا مزاج کافی بدل چکا تھا۔ آخر میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ دوسروں کا برا چاہنے والے خود کبھی سکھ سے نہیں رہ سکتے، انہیں ان کے کیے کی سزا کبھی نہ کبھی ضرور مل کر ہی رہتی ہے۔